commonly used to rate the intensity of tornadoes. Each classifies tornadoes based on the damage they cause, ranging from EF0 weakest to EF5, यानी कि इसके अंदर 5 निशान लगे हुए होते हैं 0 से लेके 5 तक, और 0 जो होता है वो वीकेस्ट होता है और 5 जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, मोस्ट सिवियर, जैसे कहना चाहिए कि ये होता है द स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द एस्टिमेट विंड स्पीड्स एंड द रिजल्टिंग डैमेज टू बिल्डिंग एंड वेजिटेशन, ठीक है। फुजीटा स्केल यूज करते हैं, किसके लिए यूज करेंगे फुजीटा स्केल? टोर्नेडो के लिए। Which of the following is not a typical sign of a tornado? अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो होती है इसके अंदर, तो फिर नॉट वाली खुद ही पता चल जाएगी कौन सी है। तो which of the following is not a typical sign of a tornado? Dark greenish sky, ठीक है। क्या ये टोर्नेडो में होता है या नहीं होता? डार्क होता है, ग्रीन ग्रे सा एरिया होता है, बन जाता है, ठीक है। हेल एंड हैवी रेन, ठीक है, हेल एंड हैवी रेन होती है या नहीं होती? काम एंड क्लियर कंडीशंस होती हैं या नहीं होती? रोटेटिंग क्लाउड बेस होता है या नहीं होता? ठीक है, तो अब इनमें से कोई एक चीज़ है जो नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सी ऐसा है, काम एंड क्लियर कंडीशंस जो नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है वो भी उन्होंने आखिर में एक जुमला ज़रूर दिया है, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना। काम एंड क्लियर कंडीशंस आर नॉट टिपिकल साइंस ऑफ टोर्नेडो, ठीक है। काम और क्लियर कंडीशंस जो है वो टोर्नेडो का साइन नहीं होती। टोर्नेडोज आर ऑफन एसोसिएटेड विद सेवियर वेदर कंडीशंस सच एज डार्क ग्रीनिश स्काइज, हेल या ओले जिसे हम कहते हैं, हैवी रेन एंड द रोटेटिंग क्लाउड बेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स और प्रेसिपिटेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट अ टोर्नेडो इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि काम एंड क्वाइट कंडीशन है, तो इसका मतलब हम उर्दू में जब दादियाँ नानियाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है ना, वो कहती हैं, वो मेरे जहन में आ रहा था इस वक्त कि क्या होता है कि अभी तूफान छुपा हुआ है, ठीक है। वो किसी के लिए कहा जाता है कि कोई जो है वो खामोश बैठा होता है ना, एकदम से बोल नहीं रहा होता, जब फटेगा तो पता चलेगा, तो वो इसलिए जो है वो उसके लिए बोला जाता है। बहरहाल ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि काम एंड कंडीशन में तूफान ना हो, लेकिन ये ज़्यादातर ये कंडीशन होती है। हाँ, आने से पहले जो होता है वो उस वक्त भी थोड़ा सा जो है वो इस तरह की कंडीशन हो जाती हैं, तो वो हाँ तो वो वाली कंडीशन होती है। बहरहाल वो अपने पुराने ज़माने के अपने खुद से, लेकिन अभी जो है वो आमतौर पे जो साइंटिफिक रीजंस हैं उसके अंदर ये आया कि ये नहीं होता। चलो ठीक है। वेयर आर टोर्नेडोज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व, कि कहाँ पे टोर्नेडोज जो हैं वो ज़्यादातर कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो वो कह रहे हैं पोलर रीजन्स के ऊपर। तो क्या पोलर रीजन्स के ऊपर आपको टोर्नेडोज नज़र आते हैं? आपको पता है पोलर रीजन्स के ऊपर क्या है? बर्फ़ है, ठीक है। तो वहाँ टोर्नेडोज होते हैं या नहीं होते? डेजर्ट रीजन्स, क्या डेजर्ट रीजन्स में टोर्नेडोज होते हैं? कोस्टल रीजन्स में होते हैं टोर्नेडो एलाइज सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। कौन से इसमें से ऐसे होंगे? अब बी और डी में से कोई चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एक देखा कि सी तो नहीं आएगा, सी अगर आएगा तो फिर वो क्या होगा? ठीक है, तो ये अब रह गया बी और डी। तो इसमें से सही क्या निकलता है देख लेते हैं हम। डी सही है, टोर्नेडो एलाइज सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों है देख लेते हैं। Tornado are the most commonly observed in an area known as Tornado Alley, which is located in the central United States. Tornado Alley includes parts of Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, and other states. The region experiences a high frequency of tornadoes due to favorable atmospheric conditions and the collision of warm, moist air from the Gulf of Mexico, where cool and dry air from Canada. ठीक है, तो यहाँ के ऊपर ये टोर्नेडोज जो हैं ये फॉर्म हो जाते हैं, और ये इस वजह से होते हैं कि कूल और ड्राई। आपको पता है कि दो तरह के जब चीज़ें जो वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो फिर ये इनको फ्रंटल भी कहते हैं, वो आगे पढ़ने वाले हम, कि वो इस वजह से भी ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। जी, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टोर्नेडो? एक एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? तो ये कह रहे हैं सेवरल आवर्स हैं, सेवरल डेज हैं, सेवरल मिनट्स हैं, सेवरल वीक्स हैं। तो वो अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। देख लेते हैं। सेवरल मिनट्स के लिए ये होता है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टोर्नेडो इज सेवरल मिनट्स, while some tornadoes can have last longer or travel for several miles. The majority of tornadoes have a relatively short lifespan. However, their rapid formation and movement can cause significant damage and pose a threat to lives and property within a short period. बहुत छोटे से अरसे के लिए होता है, लेकिन काफ़ी तबाही मचा सकता है, ठीक है।
तो ये था आपका टोर्नेडो, ये भी खत्म हुआ। तो आपने थोड़ा सा डिफरेंस दो के दरमियान में देखा कौन कौन से, साइक्लोन और टोर्नेडो, इन दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा पता चला। अब हम आ जाते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन की तरफ। ये आप देख रहे हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, और इसके अंदर क्या होता है। What is a mid-latitude cyclone? A tropical storm system that forms the mid-latitude regions. Number 1 ऑप्शन ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म सिस्टम्स हैं जो फॉर्म कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड रीजन्स को। बी ये कह रहे हैं अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर एंड रोटेटिंग winds. सी ये कह रहे हैं तीसरा अ स्मॉल स्केल टोर्नेडो दैट अकर्स अ मिड लैटिट्यूड रीजन्स। चौथा ये कह रहे हैं अ हाई प्रेशर सिस्टम दैट ब्रिंग्स क्लेयर्स की भाप में चीज़ पक रही होती है, जल्दी गल जाती है, जल्दी पक जाती है। और एक होता है चाय जब बना रहे हैं तो वो तो खुली हुई पतीली में रखी हुई है, तो उसमें से क्या होता है भाप निकल रही होती है, उसको मौका मिल रहा होता है, प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। तो जब हम प्रेशर उस किसी चीज़ पे डालते हैं तो एयर मूव नहीं कर सकती, लेकिन अगर प्रेशर नहीं होगा तो फिर उसको आसानी से मूव करने का मौका मिलेगा। तो ये जो है लो प्रेशर का मतलब है अब प्रेशर नहीं है, वो आसानी से मूव करेंगी। जब आसानी से मूव करेंगी तो वो कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती है, इनसे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर एंड इट्स सेंटर इज अ रोटेटिंग winds. It typically devolves in the mid latitude region, often associated with frontal systems. Frontal का मैंने अभी नाम लिया था, फ्रंटल का मतलब है एक दूसरे से फ्रंट होना, ठीक है। जिस तरह हम कह देते हैं ये इससे फ्रंट हो रहा है, तो कभी कभी ये जबान भी इस्तेमाल की जाती है बोलने में, ठीक है। फ्रंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे के सामने आ जाना, जिस तरह कहते हैं ना कि वो जो टकरा रही है, कोल्ड विंड जो है वो वार्म विंड्स के सामने जब इस तरह आती है तो वो एक दूसरे की जगह जब पकड़ रही होती है, आपको पता है कि जो गर्मी है वो एकदम से ठंड की तरफ आने लगती है और ठंड जो है वो एकदम से इस तरह घूमने लगती है, तो वो जो सिलसिला कायम होता है वो इस तरह का हो जाता है। टिपिकली डेवलप्स इन द मिड लैटिट्यूड रीजन्स ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रंटल सिस्टम्स एंड कैन ब्रिंग अबाउट अ वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशन सच एज रेन भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चल सकती है। और प्रेशर नहीं होगा तो ये जब तेजी से हवा एक दूसरे का जगह बदलेंगी तो फिर ये वाली कंडीशन डेवलप होगी। व्हाट इज प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स? अब यहाँ आगे ऊपर इन्होंने पूछ लिया है सोलर रेडिएशन होती है क्या इसकी वजह, क्या इसकी वजह अर्थ रोटेशन होती है, क्या इसकी वजह ओशन करंट्स होते हैं, या इसकी वजह टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड फ्रंटल सिस्टम्स होते हैं। तो ये मैं अभी डिफाइन कर रही थी, ठीक है। डी The primary driving force behind mid-latitude cyclone is temperature differences and frontal system. Mid-latitude cyclones form along the boundary between warm and cold air masses, leading to development of frontal systems. In contrast, in temperature and pressure between these air masses sets a stage for the formation and intensification of the cyclone. ठीक है, इंटेंसिफाई कंडीशंस वो वही कह लेते हैं ना कि दो जो हैं वो मध्य मुकाबिल आ जाएं तो उसके बाद जो कुछ होता है वो यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से फ्रंटल याद रखना। ये कौन सा, ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। और ये जो है ये थोड़ा सा इससे ऊपर का रीजन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से ऊपर ये हो रहा होता है। Which of the following is characteristic feature of mature mid-latitude cyclone? A calm and clear eye at its center, upward motion of air in the center of the cyclone, a stationary and stable atmospheric condition, weak pressure gradient and gentle winds. क्या सही लग रहा है जी? बी लग रहा है, देख लेते हैं। बी ही सही है। अपवर्ड मोशन ऑफ एयर जो बताया अभी कि प्रेशर है नहीं, हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और उठ रही हैं तो फिर ये जो है center of the cyclone, air in the center of the cyclone. A characteristic feature of mature mid-latitude cyclone is upward motion of the air in the center of the cyclone. This upward motion, also known as cyclonic or convergent flow, helps to enhance the development of clouds, precipitation and atmospheric instability within the cyclone system. जी कुछ रह गया अभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड लैटिट्यूड साइक्लोन? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसोसिएट नहीं करती मिड लैटिट्यूड साइक्लोन के साथ? तो कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, आई वॉल,
अक्लूडेड फ्रंट, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इससे जो है मैच नहीं करेगी, तो वो जाहिर बात है आई बॉल होगी, क्योंकि आई बॉल बन रही होती है कहाँ, साइक्लोन में, ठीक है। The term eyeball is not associated with mid-latitude cyclone, tropical cyclone में बन रही होती है या उधर बन रही होती है। The eyeball is a feature commonly found in tropical cyclones such as hurricanes and or typhoons, characterized by a ring of intense thunderstorms surrounding the center of eye of the storm. In mid-latitude cyclones, the focus is on frontal boundaries and not on the formation of an eyeball. How are mid-latitude cyclones typically classified on weather maps? Weather maps पे ये आपको किस तरह के दिखते हैं? By wind speeds, आप इनको wind speed से जाहिर करते हो, by precipitation rate से, by air temperature से, by the location of front से. By location of fronts. जी, देख लेते हैं. By the location of fronts, mid-latitude cyclone are typically classified on weather maps by location of fronts. Are boundary zones between air masses of different temperatures, and their position helps meteorologists identify structure and movement of cyclone. Commonly labeled fronts include cold fronts, warm fronts and occluded fronts. ठीक है, यहाँ तक शायद आपका कंप्लीट हो गया है, अब कोई और टॉपिक नहीं है, ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड पे आ जाते हैं, ठीक है, लड़ाई मार कुटाई बहुत हो गई, अब बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो बॉन्डिंग पे आ जाते हैं जी। जी केमिकल बॉन्ड्स, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? चलो जल्दी से, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है तो बता दे कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनकी कोई शक्ल लाने की कोशिश करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम्स जो है वो होल्ड करते हैं, एक साथ मिलकर जुड़ के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। दे आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस अमंग द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल की कोई शक्ल बनाते हैं। द बैलेंस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स participate in chemical bonds when two atoms approach each other. जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, these outer electrons start to interact. इनके कुछ आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर ये फॉर्मिंग होती है, ठीक है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं रोकूंगी, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगे? रिपेल करने का मतलब क्या होता है? चार्जेस सेम होते हैं। जब एक जैसे चार्जेस होते हैं तो फिर वो एक दूसरे को क्या मारता है? धक्का मारता है, ठीक है, एक दूसरे को दूर कर देता है एक दूसरे के करीब। जब इधर भी चार्ज ऐसी और इधर भी ऐसी हो तो फिर क्या होगा? करीब नहीं आ सकेंगे, दोनों यूं जाएंगे। तो वो वाली सिचुएशन होती है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सेम atomic charge, the valence outermost electrons of atoms participate in chemical bonds when two atoms approach each other. These outer electrons start to interact. Although electrons repel each other, they are attracted to the protons within atoms. The interplay of forces result in the formation of bonds between the atoms. The main types of chemical bonds are ionic, covalent, hydrogen and metallic bonds. ठीक है, ये इनकी किस्में होती हैं जिसमें ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं या बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। हर एटम के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उसी लिहाज से वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। या तो वो आयनिक हो जाएंगे या कोवेलेंट हो जाएंगे, डिपेंड करेगा आगे पढ़ने वाले हम कि किस तरह से ये जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। द एटम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस एंड देयर बाय form an ionic bond. If the electronegativity difference is 0 or small, then the atoms combine to form covalent bonds. अगर इनका 0 या कम होगा तो covalent bond form करेंगे, और अगर electronegativity बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है कौन से bond form हो जाएंगे? ionic. electronegativity ज़्यादा है तो ionic, electronegativity कम है तो covalent, ठीक है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड विद एग्जांपल। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, आयनिक बॉन्ड्स आर द रिजल्ट ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आयन का मतलब ही, आयनिक बॉन्ड का मतलब है या तो एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आयन बन जाने वाले हैं आपके, जिसके ऊपर आपके चार्ज आ जाएगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि ये बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं। ये अमूमन जो होते हैं, एक इनमें से मेटल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। एग्जाम्पल सबसे पहले आपके सामने आ जाती है सोडियम और क्लोरीन की। इसमें से मेटल कौन सा है, सोडियम, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं स्टेबल क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक जो आप खाते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। ये फॉर्म हो जाता है। कैसे होता है ये देख लो यहाँ पे। ये जो सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कि इसके जो शेल्स बने हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो सबसे पहला वाला शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और उसके बाद से जो शेल्स शुरू हो जाते हैं उनमें कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 होने चाहिए। है याद रखना, मैक्सिमम कितने, ऑक्टेट रूल के तहत कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है, 8। अब ये जो हमने आखिरी वाला देखा सोडियम के अंदर, इसके अंदर हमें नजर आया कितना, एक ही होता है। इसके आखिरी वाले शेल में एक ही है, तो वो एक जो है वो अपना किसे दे देगा। अच्छा, दूसरा वाला जो बराबर वाला है क्लोरीन, इसके जो लास्ट वाला शेल है उसके अंदर कितने हैं, 7 है। उसके अंदर एक की कमी है और इसके अंदर एक की ज्यादती है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका जो ये वाला है ये प्रोटॉन रह जाएगा इसके पास बाकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उधर चला जाएगा, प्रोटॉन जो रह गया जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव 1 का चार्ज आ जाएगा। और उधर ये चला जाएगा नेगेटिव, उधर जो है क्लोरीन जिसके पास चला जाएगा तो इसके अपने साथ क्या ले जाएगा, अपनी नेगेटिविटी साथ लेके जाएगा। तो उधर चला गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो उधर चला गया है, वो वहाँ के ऊपर नज़र आ रहा है जो चमक रहा है, ठीक है, वो वहाँ जाके ये इस तरह से ये फॉर्म हो गया NaCl, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ये मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह बना रहे हैं ये देख लेते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों जो है ये किसके साथ चले गए, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने थे, 6 होते हैं आमतौर पे ऑक्सीजन के जो लास्ट शेल है उसके अंदर। अब उसमें 2 की गुंजाइश बाकी थी, वो अपने अंदर ले सकता है 2, ठीक है। ये दोनों उधर चले जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 का आ जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव 2 का आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, पोटेशियम और क्लोरीन को मिला देंगे तो फिर नीचे देख लें पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम फ्लोरीन को मिला देंगे तो कैल्शियम फ्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे बन रहा है ये कोई बताए मुझे। ये कैल्शियम के साथ आप फ्लोरीन को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, जरा बताओ क्या हो रहा है। फ्लोरीन के लास्ट में कितने हैं, फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने दिख रहे हैं, कितने, 7 दिख रहे हैं, ठीक है। और कैल्शियम का जो लास्ट है वो कितना शो कर रहा है, ये लिखे हुए कैल्शियम की, ये लिखे हुए पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8 और लास्ट वाले में 2, ठीक है। कैल्शियम के इस तरह से बता दिए। और यहाँ के ऊपर फ्लोरीन के बता दिए, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 7, ठीक है, 7 बताए हुए। तो अब ये किस तरह कंबाइन हो रहा है ये मुझे बताओ। कैल्शियम के जो 2 थे उसमें से एक जो है एक वाले फ्लोरीन को चला जाएगा, दूसरा वाला जो है वो दूसरे वाले फ्लोरीन को चला जाएगा। तो इस तरह आपके पास कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 प्लस 2 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो उनके चले गए। एक फ्लोरीन के पास चला गया, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के पास चला गया। तो इस तरह से कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से बनेगी। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा अभी जो था वो पूरा का पूरा जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। आयोनिक में क्या होता है, ट्रांसफर का वर्ड क्या कौन सा जो हम याद रखेंगे, जो की पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, ट्रांसफर। आयोनिक होगा तो ट्रांसफर होगा, कोवेलेंट होगा तो शेयर होगा, शेयर याद रखना है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, in the case of covalent bond, an atom shares one or more pairs of electrons with another atom and forms a bond. This sharing of electrons happens because the atom must satisfy the octet noble gas configuration rule while bonding. Such a type of bonding is common between two non-metals. ये वाला जो होगा ये भी याद रखना है कि आयन्स जो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था उसमें से एक मेटल और एक नॉन मेटल था।
अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे ये दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, दोनों नॉन मेटल्स हैं। अच्छा जी, और ये शेयर कराएंगे। The covalent bond is strongest and the most common form of chemical bond in living organisms. Living organisms के अंदर होंगे together with ionic bond, they form the two most important chemical bonds. A covalent bond can be divided into a non-polar covalent bond and a polar covalent bond. अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं ये भी हम देख लेने वाले हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। जो नॉन पोलर होंगे उनके अंदर बराबरी से ये एक दूसरे के साथ शेयर करा लेंगे एक दूसरे को। ऑन द कॉन्ट्रेरी द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम्स। लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे उनके अंदर ये जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। कैसे कराएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ के पर जितने आपको नजर आ रहे हैं ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मिसालें हैं। पहले से शुरू हो जाओ। पहले वाले में क्या नजर आ रहा है, पहले वाले में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, ठीक है, H2O बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑक्टेट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। याद हो जाना चाहिए ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, ठीक है। 2 की गुंजाइश बाकी है। एक तरफ से एक हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरी तरफ से दूसरा, वो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है ना, एक हाइड्रोजन अपना लेकर आया, दूसरा हाइड्रोजन अपना लेकर आया, 2 हाइड्रोजन जो है वो मिले और इस तरह से क्या बन गया आपका पानी, ठीक है। और ये जो है ये इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड चल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये शेयर करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल अपना छोड़ नहीं सकता, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, वो क्या करेगा, उसको वो एक और कहीं से लेने की अपने पास भी कोशिश करेगा, तो वो जो दूसरा है वो उसको शेयर करा रहा होगा, एक ये अपना इसका अपना शेयर हो रहा होगा, तो इस तरह से इसके जो बाहर का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 इसको भी मिल जाएंगे और 2 जो है वो उसको भी मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाले को अभी जो एक की कमी थी वो पूरी हो जाएगी इस तरह और इस तरह करके, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका ये जो है ये यहाँ के ऊपर पूरा बना और ये यहाँ के ऊपर उन्होंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में ये दिखा दिया, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की भी शक्लें होती हैं, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट भी होता है, ठीक है, वो बाद में, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाला। अभी हम सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल आपने ये देख लिया। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्टेट होता है इसके अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 की इसे ज़रूरत है, ठीक है। तो वो 4 की ज़रूरत कौन पूरी करता है, ऑक्सीजन जो आता है उसके पास कितने की गुंजाइश है, 2 की। एक तरफ से एक ऑक्सीजन आया, 2 इसके साथ शेयर करा लिए, दूसरी तरफ से दूसरा ऑक्सीजन आया, 2 उसके साथ शेयर करा लिए। तो इस तरह ऑक्सीजन के भी पूरे 8 कंप्लीट हो गए और कार्बन के जो 4 की कमी थी वो भी इस तरह शेयर करा रहे हैं, तो पूरे 8 इसके और 8 उसके जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। फिर इसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं आपका, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि 4 कार्बन के अपने थे जो यहाँ से दिख रहे होंगे, ये कार्बन के जो है ये 4 जो हैं, 2 इसके पास, 2 इसके पास ये शेयर हो रहे हैं, बाकी ऑक्सीजन के जो इस तरह से शेयर हो रहे हैं और फिर उसको बॉन्ड की शक्ल में कर दिया, तो वो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। अच्छा, अब नाइट्रोजन ये 2 नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ मिले, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्टेट था इसके अंदर कितने दिख रहे हैं हमें, एक नाइट्रोजन के पास 5, उस वाले नाइट्रोजन के पास 5। अब क्या होगा कि ये जो है ये जो एक दूसरे को साथ शेयर कराएंगे, 3 इसको ज़रूरत है और 3 इसको ज़रूरत है, 3 इधर से जाएंगे, 3 उधर से आएंगे, ये एक दूसरे को शेयर कराएंगे और इस तरह से इनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, नोबल गैसेस की जो आपने पढ़ी, नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये जो नोबल गैसेस होती हैं इनके आउटर मोस्ट शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से इनका किसी के साथ बॉन्डिंग कराना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये अपना जो इनकी फॉर्मेशन होती है उसमें स्टे करती हैं, ठीक है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करती, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस। जी आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये आयोडीन की ये एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, यहाँ के ऊपर भी एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था वो भी देख लेते हैं। आयोडीन की, आयोडीन गैस किस तरह बन रही थी, पिक्चर में नीचे आ नहीं रही क्या, ये आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ऑक्टेट इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके भी 7 थे, इसके भी 7 थे, दोनों ने एक एक बॉन्ड जो है वो शेयर करा लिया और इस तरह मॉलिक्यूल बन गया। पहले एटम था,
अब क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशंस जो होती हैं. One atom of carbon combines with two atoms of oxygen to form double covalent bond in carbon dioxide. Carbon dioxide की देखिए एग्जाम्पल. Two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen to form polar molecule of water. ये polar molecule बन गया water का. इसके अलावा बोरॉन एंड ये जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आपको बता रहे हैं ऑक्सीजन के बन रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है ये बता दो. ऑक्सीजन के लास्ट में अभी बता दिया था कितने होते हैं, 6. 6 इसके 2 की गुंजाइश इसके पास है, 2 की इसके पास. ये क्या करेंगे, अपने 2 पेयर्स एक दूसरे के साथ क्या करा लेंगे, शेयर करा लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या एटम से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड. A hydrogen bond is a chemical bond between hydrogen atom and an electronegative atom. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके लिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, electronegative atom. However, it is not an ionic or covalent bond, but is a particular type of dipole attraction between molecules. First, the hydrogen atom is covalently bonded. पहले ये covalently bond होगा किसी के साथ to a very electronegative atom, resulting in a positive charge के साथ थोड़ा सा result इसके पर आ जाएगा, which is then attracted towards an electronegative atom, resulting in a hydrogen bond. और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं. हाइड्रोजन की 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. देखो जो पहली वाली एग्जाम्पल है इसके अंदर ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है, रेड कलर से ऑक्सीजन दिखाई हुई है. ठीक है. ऑक्सीजन के अंदर कितने की जरूरत थी, 2 की. एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा. ठीक है. लेकिन वहां के ऊपर जो 6 मौजूद थे उनकी इलेक्ट्रॉन की क्या मौजूद थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ी सी नेगेटिविटी मौजूद थी. यहाँ से जो शेयर कराया उसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई, और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया, क्योंकि जो है वो उस तरफ खिंच गए. जो इसकी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी कुव्वत किसमें ज़्यादा थी, ऑक्सीजन में ज़्यादा थी, तो समझो उसने अपनी तरफ पकड़ के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास थोड़ा सा प्रोटॉन वाली पावर ज़्यादा आ गई, यानी थोड़ा सा पॉजिटिवली वाला पार्ट जो था वो ज़्यादा आ गया, और ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा नेगेटिव वाला पार्ट जो था वो ज़्यादा चला गया. तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव थोड़ा सा हल्का सा, पूरा नहीं होता क्योंकि शेयर अभी भी हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, करा रहे हैं शेयरिंग, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन दिखेगा हमें, थोड़ा सा पॉजिटिव हाइड्रोजन दिखेगा. तो ये जो है ये आपकी पोलर, इस तरह से पोलर ये कहलाती है कि इसमें हल्का सा पॉजिटिव या हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं पोलर. अमोनिया भी जो है वो इसी तरह से फॉर्म होगी कि नाइट्रोजन में ज़्यादा पावर होगी, तो नाइट्रोजन की तरफ जो है ये हाइड्रोजन खिंच जाएंगे, 3 तरफ से आएंगे, 3 की गुंजाइश होती है इसके अंदर, 3 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, और 3 जो जुड़े तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नाइट्रोजन अपनी तरफ थोड़ी सी खींचने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, इसके पास प्रोटॉन की थोड़ी सी ज़्यादा पावर आ जाएगी, थोड़ा सा पोलर तौर पे पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव स्लाइटली. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होगी डिफरेंट एटम्स के साथ. ठीक है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड थे. हाइड्रोजन एटम फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एटम, पढ़ तो लेने दो. Atom from 1 molecule of water bonds with oxygen atom from another molecule. This bonding is quite significant in ice. ठीक है, आइस के अंदर इस तरह की बॉन्डिंग आपको ज़्यादा नजर आ जाएगी. In chloroform CH3Cl and ammonia NH3. अमोनिया की मिसाल तो आपने देख ली, और CH3Cl की मिसाल भी देख लो कि ये कार्बन है, इसके कितने हैं, 4 हैं मौजूद. तो ठीक है, एक तरफ से आया, कौन जुड़ गया, ठीक है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है, यहाँ से भी आएगा एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और फिर यहाँ से आके कौन जुड़ेगा, क्लोरीन. ठीक है. तो ये इस तरह से जो है ये बनाएगा अपना, लेकिन इसमें भी वही बात होगी कि इसके चार्ज ज़्यादा है, तो इस तरफ से आपको थोड़ी सी क्या नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा यहाँ के ऊपर आपको नेगेटिव, और थोड़ा सा यहाँ के ऊपर आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी, ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा. थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा लाइट सा, तो ये पोलर कंडीशन इस तरह की जो हैं ये नज़र आ जाएंगे आपको. CH3CH. In chloroform, CH3Cl and ammonia NH3, hydrogen bonding occurs between the hydrogen of 1 molecule and carbon, nitrogen of another. Nitrogen bases present in DNA are held together by a hydrogen. जी आगे बढ़ाइए. हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है.
मेटालिक बॉन्ड्स, ये मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोई बताने की कोशिश करेगा? मेटालिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? देखो मेटालिक बॉन्ड्स में पूरी शीट होती है मेटल की, आपके पास कोई भी मेटल होता है जिसकी पूरी शीट है आपके पास, चाहे वो आप सिल्वर ले लें, चाहे आप गोल्ड ले लें, चाहे आप जो है वो सोडियम ले लें, कोई भी एक मेटल उठा लीजिए, ठीक है। इसके बाद पूरी आपने शीट बनाई, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ये, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव होते हैं वो अंदर रह जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरा क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, जो पूरा क्लाउड, और उसकी वजह से वो उसके साथ अटैच होते हैं जो अंदर पॉजिटिव मौजूद है, ठीक है। तो उसके साथ वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। मेटल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर, ये एक ऐसी फोर्स होती है जिन्होंने एटम को पकड़ा हुआ है टुगेदर इन अ मेटालिक सब्सटेंस। सच सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एटम्स, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, वेयर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ ईच मेटल atoms overlaps with a large number of neighboring atoms, ठीक है। जो एटम यहाँ के हैं उन्होंने ओवरलैप किया होता है लार्ज नंबर से नेबरिंग एटम्स के साथ, एज अ consequence द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, जिसकी वजह से जो उनके लास्ट वाले जो वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। Move atom to another, they are not associated with any specific pair of atoms. This behavior is called non-localization, ठीक है, कि वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ये शीट नजर आ रही है जिसके अंदर बीच में आपको नजर आ रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपको अलग-अलग भी जो नजर आ रहे हैं वो निकल गए हैं अपने जो ऑर्बिट से उनसे, और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो वो फ्री हैं, वो किसी के साथ अभी जुड़े हुए नहीं हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से इसके अंदर दो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं जी। एक तो हम इसको किसी फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसके तार बनाए जा सकते हैं, डक्टाइल, और इसको कहते हैं, इसको जो है किसी फॉर्म में ला सकते हैं इसको। दूसरी दो तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मेटल को। तार की शक्ल में हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे आमतौर पे तार होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? कॉपर के। कॉपर क्या है? मेटल है, मेटल के हम तार बना सकते हैं। और इसके अलावा अभी मैंने तस्करा किया था गोल्ड और सिल्वर का, इनको क्या कर सकते हैं हम? एल्यूमिनियम की यहाँ शीट दी हुई है, एल्यूमिनियम के क्या नज़र आते हैं आपको? खिड़कियाँ, विंडोज़, बर्तन नज़र आते हैं हमें, डिफरेंट एल्यूमिनियम की चीज़ें नज़र आती हैं जिस शेप में हम उसको लाना चाहे। ज्वेलरी की शक्ल में गोल्ड वगैरह आपको बता दिया कि उसको जिसमें आप ढालना चाहे तो वो उस तरह से आप ढाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल्स ऑफ मेटल एटम्स, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इस तरह से जुड़े होते हैं, पॉजिटिव इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो जुड़े हुए हैं और ये फ्री घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो इनके गिर्द हैं, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शक्ल में होते हैं जो जुड़े हुए हैं उससे, सिर्फ इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। अगर साइंस में आप इसको कहेंगे तो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये जुड़े हुए। मेटल, एल्यूमिनियम, फॉइल, कॉपर वायर, ठीक है। फॉइल बता दिया मैंने अभी, बर्तन की शक्ल में बताया, फॉइल की शक्ल में आपको नजर आता है, किचन में यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे यूज़ करते हैं, फॉइलिंग होती है तो उसमें आप यूज़ कर रहे होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अब जो केमिकल बॉन्ड्स रह गए वो वेंटर वॉल फोर्सेस रह गई हैं, वो कौन सी होती हैं देख लेते हैं। म्यूचुअल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस नोन एज वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडर वॉल्स फोर्स इज अ जनरल टर्म यूज्ड